सो हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है तो उसको अपन एनर्जी कंजर्वेशन के बिना नहीं पढ़ सकते। मोमेंटम कंजर्वेशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, पर पहले अपन देख लेते हैं कि व्हाट इज अ स्प्रिंग। सो अ स्प्रिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज अ टेंडेंसी टू रीबाउंड टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब एक स्प्रिंग है अपने पास में नेचुरल लेंथ में है, इसको अपन ने एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग वापस अपनी रिलैक्स्ड लेंथ में जाना चाहिए। इसको कंप्रेस करेंगे तो वापस स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड लेंथ में जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, अब स्प्रिंग को अपन सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? तो F बराबर के एक्स में जो के है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड F बराबर के एक्स इज द इक्वेशन विच इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है कि जो जितना भी फोर्स लेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो दिस इज हुक्स लॉ और डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट। दैट्स व्हाई अपन ने लिखा है F बराबर माइनस के एक्स। अब बात करते हैं पैरेलल वाले सिस्टम की। तो अपन ने बोला ये ब्लॉक जो है इसको पहले अपना जो पूरा सिस्टम था ये रिलैक्स लेंथ में था, मतलब कोई भी एक्सटेंशन नहीं था। फिर अपना जो ब्लॉक है ये वाला टोटल एक्स अमाउंट से आगे चला गया, ठीक है। और इस वाली स्प्रिंग में x1 अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन आया, इस वाली स्प्रिंग में x2 अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन आया। तो एक चीज तो साफ है कि x1 शुड बी इक्वल टू x2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू x। पहली इक्वेशन। सब में एक्सटेंशन सेम आएगा तभी तो इस तरह से होगा ये, राइट। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और नीचे वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स देखेंगे अपन तो पीछे की तरफ इधर से कितना लग रहा है K2x2 और इस पे कितना लग रहा है K1x1। तो जितना भी फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। दिस शुड बी इक्वेटेड विद K1x1 प्लस K2x2 और x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x है ही, देयरफॉर वी गॉट द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट व्हिच इज गोइंग टू बी K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 जो है ये इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है पैरेलल में। सीरीज में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो अपन ने बोला इसमें एक्सटेंशन आता है x1, इसमें एक्सटेंशन आता है x2। तो उस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन कुछ आया x1 और इसमें कुछ आया x2। और पूरी जो स्प्रिंग्स है अपनी सब जगह जितनी भी स्प्रिंग्स है सारी की सारी क्या है? मासलेस स्प्रिंग्स है। अब जैसे मैं आपको एक स्प्रिंग का फोटो बना के दिखाऊं तो ये अपनी स्प्रिंग है, राइट। इसको अपन ने x अमाउंट से एक्सटेंड कर दिया तो दोनों एंड्स पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कितना? के एक्स अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो कंप्रेस कर दिया तो दोनों एंड्स पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा के एक्स अगर एक्स इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। तो इस पॉइंट पे आप नजरें डालें, है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, तो इस पॉइंट में कितना एक्सटेंशन आया x1, तो अंदर की तरफ इस पे स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए K1x1 इस पॉइंट पे। और इस वाली स्प्रिंग की बात करें तो इसमें कितना एक्सटेंशन है x2, तो इसमें अंदर की तरफ कितना लगना चाहिए स्प्रिंग फोर्स K2x2। और ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज मासलेस। तो हिंट आपको मिल ही गया होगा। एक मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स एकदम जीरो होगा अदरवाइज इट विल पोजेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर अपन बोलते हैं कि K1x1 जो है दैट इज इक्वल टू K2x2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और दिस इज इक्वल टू, राइट, तो अपन कह सकते हैं K1x1 जो है दैट इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू x। एंड अपन ये भी बोल सकते हैं कि K2x2 जो है दैट इज इक्वल टू K इफेक्टिव x। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी स्प्रिंग में हर जगह पे फोर्स सेम है क्योंकि हर जगह पे इस पॉइंट पे देखेंगे आप तो नेट फोर्स कितना है? जीरो। अदरवाइज क्या होगा? मासलेस पॉइंट पे नेट फोर्स आते ही इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो इन दोनों को ऐड करके अपन कह सकते हैं K1, या डायरेक्टली ऐड नहीं, इनको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं K2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं K1 से और अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो फिर अपन कह सकते हैं कि K इफेक्टिव को कॉमन लेंगे अपन, K इफेक्टिव x को कॉमन लेंगे तो बचेगा K1 प्लस K2, है ना। और उधर से K1 K2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x1 प्लस x2। और अपन ने अभी भी लिखा है कि क्या, राइट। और जितना भी एक्सटेंशन होगा दैट इज गोइंग टू बी x1। स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना आएगा? x1 प्लस x2, ठीक है। तो x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी x1 प्लस x2 से, तो अपना जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना आ जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये तो दो स्प्रिंग्स के लिए। अगर अपने पास n स्प्रिंग होगी तो 1 अपॉन इफेक्टिव कांस्टेंट जो होगा स्प्रिंग का दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक 1 अपॉन के आई। ये तो हो गया फॉर्मूला सीरीज का।
तो काम की चीज क्या देखी अपन ने कि सब तरफ क्या है, हर मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0। उससे पहली इक्वेशन बनाई। दूसरी इक्वेशन में अपन ने कहा के इफेक्टिव एक्स इज इक्वल टू k1 x1 दैट इज इक्वल टू k2 x2। इसको k2 से मल्टीप्लाई किया, इसको k1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ा तो अपने को एक ये मिल गई इक्वेशन। और अपन जानते हैं टोटल एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, x बराबर x1 प्लस x2। तो x की वैल्यू से कैंसिल करोगे तो k इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो नेट अपन इस तरह से जनरलाइज इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अपन एक स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये अपना स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका मास कितना है m1, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है अपने पास में, और यहाँ पे एक और मास है दैट इज m2। इसको अपन ने इनिशियली u1 स्पीड देके छोड़ दिया, इसको अपन ने इनिशियली u2 स्पीड देके छोड़ दिया। यहाँ पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ये सिचुएशन अपन को गिवन है। अब अपने को बोला जा रहा है कि वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन और द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो ये अब चीज अपन को निकालनी है। तो बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन अपन को निकालना है स्प्रिंग में कितना रहेगा। तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन को एक चीज और गिवन होगी क्वेश्चन में कि u1 जो है दैट इज ग्रेटर देन u2। सो इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 तो अपन जानते हैं इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, तो इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पे स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम थी तो इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, और उस टाइम पे जो भी स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर आपको इसका फील नहीं आया तो अभी मेथड 2 से करेंगे विच इज मोर इंट्यूटिव, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले अपन इस मेथड से बात करते हैं, और क्योंकि अपन जानते हैं कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना है, 0 है। देयरफॉर the rate of change of momentum is 0, the momentum is constant, therefore we can say that initial momentum system का था m1 u1 plus m2 u2 and that should be equated with the final momentum of the system m1 plus m2 times v, क्योंकि फाइनली दोनों ब्लॉक्स की स्पीड क्या हो चुकी है, सेम। तो अब यहाँ से अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कोलिजन। इन दोनों ब्लॉक्स का क्या हो रहा है, कोलिजन। कोलिजन वाया स्प्रिंग, स्प्रिंग के थ्रू इनका कोलिजन हो रहा है। दिस इज नॉट डायरेक्ट कोलिजन, दिस इज इनडायरेक्ट कोलिजन। तो अभी कोलिजन में अपन को सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो v अपन को जो कॉमन स्पीड मिल चुकी है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स द थर्ड इक्वेशन प्रोबेबली, राइट। तो थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है और कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंटरनल है, तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो वहां से अपन कह सकते हैं कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इनिशियली सिस्टम में कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं था, स्प्रिंग अपनी रिलैक्स लेंथ में थी, इसलिए जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सिर्फ ब्लॉक्स के पास में थी। फाइनली अपनी स्प्रिंग में कुछ मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, तो हाफ की एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस फाइनली दोनों का सेम मोमेंटम है, तो उस अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे तो अपने को मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज मेथड नंबर 1। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, विच इज माय फेवरेट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म सब जगह काम में आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान से देखना है मेथड 2 को। सो अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इसको जनरली लोग स्किप कर देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसको अपन को याद रखना है और एग्जाम में इस रिजल्ट को अपन डायरेक्टली काम में लेने वाले हैं। तो रिजल्ट क्या है, देखो अपना जो स्प्रिंग मास सिस्टम था, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वापस से। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, दिस इज m1, और यहाँ पे एक और मास है अपने पास में, दिस इज m2। दोनों को कनेक्ट करती है एक स्प्रिंग। इसको अपन ने इनिशियल स्पीड दी थी u1 और इसको अपन ने इनिशियल स्पीड दी थी u2, और बोला था कि u1 जो है दैट इज ग्रेटर देन u2। तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मींस वी नीड टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। तो अपन ने बोला सेंटर ऑफ मास जो है इन सिस्टम का वो यहाँ पे है, जिसका टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से जा रहा था वो स्पीड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं VCOM। तो VCOM निकालना है अगर अपने को, तो सेंटर ऑफ मास की जो भी स्पीड होगी दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड इतनी है और ये नंबर कांस्टेंट है, क्योंकि u1 और u2 क्या थी, इनिशियल स्पीड, और मास चेंज नहीं हो रहा। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट है, और अपन जानते हैं पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। तो उस हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मोमेंटम लेके चल रहा था, वो कांस्टेंट मोमेंटम लेके ही चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा है।
तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब हो चुका है कि अपन सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है वो दोनों ही ब्लॉक्स को देंगे। तो इस ब्लॉक को पीछे की तरफ दी अपन ने VCOM, और इस ब्लॉक को भी पीछे की तरफ स्पीड दी VCOM। नाउ सिंस U1 इज ग्रेटर देन U2, तो इसकी स्पीड तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास हो चुकी है, स्पीड ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसकी स्पीड भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास हो चुकी है, स्पीड ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो U1 COM इज व्हाट? U1 minus VCOM. U2 with respect to COM is VCOM minus U2 because U1 जो है that is greater than U2। सिस्टम का नेट मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का खुद का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट, तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में सिस्टम का मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट m1 times U1 COM is equal to m2 times U2 COM। So this implies m1 times U1 minus VC दैट इज इक्वल टू m2 टाइम्स VC माइनस U2। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज इक्वल टू m1 U1 प्लस m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2 इन द सेम डायरेक्शन जो पहले आई थी। तो देखो ये चीज़ वहाँ पे भी आ चुकी है, अपने पास में वहाँ भी आ चुकी है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड इतनी आ रही है, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी यही आ रही थी। तो दिस इज अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड वही सेम चीज है जो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट एप्लीकेशन अपन करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए थे ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो दिस इज अनदर स्टेटमेंट फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो ये चीज आ चुकी है, अब अपन एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m1 स्पीड ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्पीड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और फाइनली सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा? टोटल मिला के जो है मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो जितना मोमेंटम ये लेके आ रहा होगा उतना मोमेंटम ये लेके आ रहा होगा। तो उसका मतलब अपन कह सकते हैं फाइनली स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो चुकी है, तो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो जितनी भी एनर्जी होगी वो स्प्रिंग में स्टोर्ड होगी, ब्लॉक के पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी एंड में, जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। फिर ब्लॉक्स वापस काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो भी इसमें से जाएगा। टोटल एनर्जी अपने पास में कंजर्व्ड है। तो अब U1C को आप उठा के यहाँ से लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और U2C को उठा के यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट्स अपन आगे वाले क्वेश्चंस में जो यूज करेंगे वो है कि काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज दिस। तो इसको इवैल्यूएट करना है अपन को, और डायरेक्ट अपन रिजल्ट यूज करते हैं हाफ म्यू V रिलेटिव का स्क्वायर। सो व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू V रिलेटिव। तो V रिलेटिव देखो, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इन दोनों ब्लॉक्स की रिलेटिव स्पीड कितनी थी? मतलब इस ब्लॉक की स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी थी? U1 माइनस U2, और इसका करना है स्क्वायर। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत जगह काम में आता है अपने। तो दिस लेक्चर विल बिकम अ प्री रिक्विसाइट फॉर दोज लेक्चर्स। तो अब इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी K अपन को निकालनी है, तो हाफ m1 U1C का स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन। सो U1 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर माइनस 2 U1 VC, है ना, एंड हाफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस हाफ m2 टाइम्स U2C का स्क्वायर दैट इज VC स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर एंड माइनस 2 U2 VC। ठीक है, अब देखो इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं अपन। तो बहुत फास्ट करना है अपन को कैलकुलेशंस, ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बट अपन इसको करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखो अपन m1 U1 VC, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो m2 U2 VC, इसमें से VC को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। तो नेगेटिव वाली टर्म अपन को समझ में आ चुकी है और VC की वैल्यू अपने पास में है, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाकी टर्म्स की अगर अपन बात करें तो हाफ को अपन सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बात करेंगे तो m1 U1 स्क्वायर प्लस m2 U2 स्क्वायर, है ना, एंड देन m1 VC स्क्वायर प्लस m2 VC स्क्वायर। तो इसमें से फिर VC स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m1 प्लस m2। तो सब टर्म्स एडजस्ट हो गई, बची एक नेगेटिव वाली टर्म। 2 से 2 कैंसिल हो चुका था अपने पास में, तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा अपने को। और 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, तो VC की वैल्यू कितनी थी अपने पास? तो m2 U2 VC, तो VC को कॉमन लेंगे तो बचेगा m1 U1 प्लस m2 U2। तो दिस शुड बिकम m1 U1 प्लस m2 U2, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय VC। तो VC की वैल्यू कितनी है? m1 U1 प्लस m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक m1 U1 प्लस m2 U2 अपने पास ऑलरेडी था, तो नीचे बचेगा m1 प्लस m2, इतना आ चुका है। ठीक है, अब या राइट, सो व्हाट कैन वी डू नाउ? सो VC स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बचेगी, तो दैट इज गोइंग टू बी हाफ
राइट। सो अब देखो मैं क्या करता हूँ, वीसी स्क्वायर, अपने पास स्पेस कम है तो मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो वीसी स्क्वायर को अपन उठा के यहाँ से यहाँ रखते हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा m1 प्लस एम टू का होल स्क्वायर, लेकिन न्यूमिनेटर में m1 प्लस एम टू है, तो एक m1 प्लस एम टू वाला फैक्टर कैंसिल होगा, तो नीचे बचेगा m1 प्लस एम टू, उसका एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस एम टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है अपन को m1 प्लस एम टू से, तो पहले m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, इसको पहले m2 से करेंगे तो बचेगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, नाउ प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे तो m1 m2 u2 स्क्वायर, तो फिर m1 m2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बच रहा है अपने पास m1 प्लस m2, वो तो है ही, ये बचा, प्लस वीसी स्क्वायर की बात करें अपन, तो नीचे वाले को अपन एडजस्ट कर चुके हैं, बचा ऊपर वाला नंबर, तो ऊपर वाला जो नंबर है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर। अब पूरे में से अपन एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं किसको, m1 प्लस m2 को, और हाफ को भी ले लेते हैं कॉमन, तो एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, देखो वो चीज, तो अगर अपन देखें तो बचता है अपने पास m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, u2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल कैलकुलेशन अपने पास में इतनी आ चुकी, सिंप्लीफाई होके आया समझ में, इसको अपन ने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। अब देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो सेकेंड, सो m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर, सो ओवरऑल नंबर कितना बच जाना चाहिए, इसको आप एडजस्ट कर देंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो दैट्स द फाइनल नंबर। अब देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर और m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स m1 m2 u1 u2। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और पूरे में से m1 m2 कॉमन लेंगे तो हाफ क्या बच रहा है ऊपर m1 m2, और डिनोमिनेटर में क्या था m1 प्लस m2। ठीक है, और अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे तो बचता है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और यहाँ पे बचता है m1 m2 को ले चुके तो बचा 2 टाइम्स u1 u2, एंड दिस नंबर इज नथिंग बट v रिलेटिव स्क्वायर, दैट इज u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये सब कैलकुलेशंस एग्जाम में बाईपास करने के लिए अपन ने रिजल्ट याद किया और एक बार इवैल्यूएट कर लिया, तो इसको डीसी पांडे के खूब सारे क्वेश्चन है अपन वहां पे फर्दर यूज करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे अपन कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल इतनी होगी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। तो काफी अच्छा लेक्चर था ये, ठीक है, इसमें काफी कंसेप्ट देखे अपन ने। तो मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 रहेगा, इसकी हेल्प से अपन ने स्प्रिंग कांस्टेंट्स का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो निकाला, और फिर अपन ने देखा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशंस हो गई, लेकिन ये कैलकुलेशंस एक बार ही करनी है, बार बार नहीं करनी है, इसलिए मैंने करवाई। तो ये याद करना है अपन को, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, और आगे के सब चैप्टर्स में काम आएगा जितने भी अपन पढ़ेंगे अब से। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो कैलकुलेशंस अपार्ट, ये रिजल्ट है अपना। तो वो जो अपन सॉल्व करते हैं ना कैलकुलेशंस, पहले देखो अपन को ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी v को डाल के, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अपन बार बार सॉल्व नहीं करना चाहते, इसलिए एक बार अपन ने रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड जय हिंद।